डायबिटिक रेटिनोपैथी एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे ये आंखों के अंदर ही अंदर डैमेज होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप अपनी आईसाइट को बचा सकते हैं। बहुत बार पेशेंट सोचते हैं हमने एक प्रिक कराया, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है तो इट्स नॉर्मल, बट ऐसा नहीं होता। अचानक काला काला मक्खियों की तरह आंखों के सामने आ जाना, जो एक ऐसा साइन है कि हेमरेज। आंखों में हेमरेज? जी, आंखों में हेमरेज आ जाता है। पहले तो पर्दे में आता है, और अगर ये आंखों के गोले के अंदर खून भर जाए तो फिर वी आर लेफ्ट। सडन शुगर स्पाइक्स भी डैमेज करता है या सिर्फ लॉन्ग टर्म हाई शुगर ही डैमेज होता है? ये शुगर सिर्फ नहीं डिसाइड करता कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स को ज़्यादा रिस्क रहता है। जो डायबिटिक्स हैं और अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनमें तो बहुत ही हाई रिस्क है। डायबिटीज़ इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्लड शुगर। इसमें हमें ओवरऑल कंट्रोल अगर अच्छा अपनी बॉडी का चाहिए कि बाकी सूक्ष्म वेसल्स ना डैमेज हों, तो हमें डायबिटीज़ एज रिलेटेड डिजीज़ नहीं है। अगर एक बार विजन चला गया, ये वापस आ सकता है? सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करें तो विजन अगर टोटली चला गया तो सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से इस डिजीज को रोका जा सकता है? नहीं, सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल इस डिजीज़ को नहीं रोक सकती। जब हमने अर्ली देखा तो हम उसको सिर्फ लेज़र करके इलाज कर सकते हैं, कभी कभी इंजेक्शंस दे के भी। पर अगर लेट से पेशेंट आए और उनकी आंखों में हेमरेज हो गया या फिर पर्दा खिसक गया तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेकर सबसे बड़ी गलती ये है, डायबिटिक पेशेंट्स अपना पर्दा जांच नहीं कराते, वो जाके चश्मा ले लेते हैं। पेशेंट्स अपनी रोशनी बस इस वजह से ही खो देते हैं क्योंकि वो एक 35 साल का आदमी रोज ऑफिस जाता है, काम करता है, बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ है। उसे डायबिटीज थी पर उसने कभी ज्यादा खास ध्यान नहीं दिया। नो रेगुलर चेकअप, नो शुगर कंट्रोल। एक दिन उसे लगा आंखों के सामने हल्की सी धुंध है। उसने इग्नोर कर दिया, सोचा थोड़ा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया होगा। फिर कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ उसकी आंखों के सामने कुछ मच्छर या मक्खी जैसा भिनभिना रहा है। उसे कुछ ब्लैक स्पॉट जैसा दिखने लगा, और एक सुबह जब वो उठा उसकी एक आंख का विजन ऑलमोस्ट चला जा चुका था। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और अगर पहले आ जाते तो शायद बच जाता। सबसे डेंजरस बात क्या है, ये डिजीज चुपके से आती है, बिना किसी पेन के, बिना किसी वार्निंग के, और जब सिम्टम्स दिखते हैं तब तक डैमेज काफी हद तक हो चुका होता है। इसलिए आज हम समझेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे ये आंखों के अंदर ही अंदर डैमेज होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप अपनी आईसाइट को बचा सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मणिपाल हॉस्पिटल रांची की डॉक्टर अर्चना कुमारी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे प्लीज? सबसे पहले तो धन्यवाद कुशाली और प्रभात खबर, जो इतने अच्छे आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं डॉक्टर अर्चना कुमारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ और रेटिना सर्जन, भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल रांची। तो मैम, हमारा आपसे पहला सवाल है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होता क्या है? अगर सहज रूप से समझा जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी पर्दे में जो हमारे आंखों का सबसे अंदरूनी परत है, रेटिना जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें शुगर की वजह से होने वाला डैमेज है। इसमें हमारे पर्दे में खून के छींटे या सूजन आ जाते हैं जिसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है। मैम, ये सारे डायबिटिक पेशेंट को होता है? अमूमन ये सारे डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं होता है, पर कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनको ये होता है। और इन रिस्क्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कितने दिन से ड्यूरेशन से डायबिटीज़ है और कितना पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल रहा है। और बाकी सिस्टमिक फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ भी इसमें रोल प्ले करते हैं। मैम, ये कितने सालों की डायबिटीज के बाद ऐसे रिस्क बढ़ते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली हमारी डायबिटीज़ ग्रॉसली 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। एक होते हैं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स, जो बहुत यंग एज में पेशेंट्स प्रेज़ेंट करते हैं और वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें बहुत ही भारी एंजियोपैथी या फिर बोलें तो खून की नलियों का डैमेज होता है। तो इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत जल्दी आती है और बहुत सीवियर डैमेज करती है। बट स्टिल क्योंकि इनको बहुत जल्दी होता है, तो अगर हम प्रोटोकॉल के हिसाब से चलें तो उनकी आँख का जाँच हमें 3 से 5 साल बाद डायग्नोसिस के शुरू कर देना है, पर्दे का जाँच। बट फॉर अगर एवरेज डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट है, जो मिडिल एजेड पेशेंट हमारे आसपास मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं जो टैबलेट पे मोस्टली डिपेंडेंट हैं, लेटर ऑन इंसुलिन पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, उन पेशेंट्स पे डायबिटिक रेटिनोपैथी एट टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, मतलब जब उनको पता चला कि उनको डायबिटीज़ है, तभी उनके पर्दे की जाँच आवश्यक है। हाई ब्लड शुगर रेटिना के ब्लड वेसल्स को डैमेज कैसे करता है? हाई ब्लड शुगर
सिर्फ अकेले तो रेटिना को डैमेज नहीं करता, एक्चुअली एक कंबाइंड इफेक्ट है। बट देन हाई ब्लड शुगर एक एंजियोपैथी कराता है। जब भी ब्लड शुगर हमारे बॉडी में बढ़ता है तो वो हमारे शरीर के सूक्ष्म वेसल्स को डैमेज करता है, जिसको माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। तो अगर हम माइक्रो एंजियोपैथी की बात करें तो ये हमारी किडनी में डैमेज करता है, जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। हमारे फाइन नर्व्स को डैमेज करता है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, हाथ पैर में झंझनाहट होना। उसी तरह रेटिना की जो फाइन वेसल्स हैं उनको जब वो डैमेज करता है तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। जब वो अंदर की फाइन नलियों को डैमेज करके खून का लीकेज, सूजन आ जाना, ये होता है। लेटर स्टेज में एक्चुअली टोटल ब्लड डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ब्लड का फ्लो रेटिना के दूर के भागों में होना बंद हो जाता है। नतीजा ये होता है कि कुछ एबनॉर्मल खून की नलियां बनती हैं जो बाद में फट जाती हैं, आंखों में खून के धब्बे आ जाते हैं जो पेशेंट को काले दाग की तरह या फ्लोटर्स की तरह दिखते हैं, और पर्दा तक बहुत लेट स्टेज में खिसक सकता है। मैम, लीकेज और ब्लॉकेज क्या होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी माइक्रो एंजियोपैथी कराता है, तो ये सूक्ष्म वेसल्स के वॉल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से खून से बहुत सारे फ्लूइड्स बाहर आ जाते हैं खून की नलियों से और सूजन करा देते हैं। ये अगर हमारे आँख के सबसे सेंसिटिव पार्ट में, जिसको मैक्यूला कहते हैं, रेटिना के पार्ट में अगर होता है तो पेशेंट का विजन अचानक गिर जाता है। तो ये लीकेज है। और सेकेंड है लीकेज ऑफ ब्लड होना, जिसकी वजह से हेमरेज आ जाता है आंखों में। तो दिस इज द मेन पैथ, ये मेन चीज है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में होगा। आंखों में हेमरेज? जी, आंखों में हेमरेज आ जाता है। पहले तो पर्दे में आता है, जो अगर सेंट्रल पार्ट में नहीं हो तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता, पर जब ये सेंट्रल पार्ट में हो तो पेशेंट लकी होता है इनफैक्ट, क्योंकि उनको पता चल जाता है जो रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे। और अगर ये आंखों के गोले के अंदर खून भर जाए तो फिर वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ऑफ सर्जरी ही करना पड़ता है। क्या सडन शुगर स्पाइक्स भी डैमेज करता है या सिर्फ लॉन्ग टर्म हाई शुगर ही डैमेज करता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है खुशहाली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा शुगर अच्छा है, जैसे कि अगर उनका फास्टिंग ब्लड शुगर अच्छा है, खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर अच्छा आ रहा है, तो वो ऐसा पकड़ के समझ के रखते हैं कि हमारा पर्दा अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। परंतु ये शुगर सिर्फ नहीं डिसाइड करता कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, क्योंकि शुगर स्पाइक्स अगर किसी को हो रहा है, फास्टिंग पीपी नॉर्मल है, लेकिन HbA1c जो कि उनके 3 महीने का शुगर का कंट्रोल दिखाता है, वो अगर हायर साइड में है, जो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को शुगर स्पाइक्स होते हैं जब वो नहीं जांच करता है उस वक्त। तो ये इवन मोर डेंजरस है रेटिना के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा लीकेज कराते हैं, ज़्यादा हेमरेज कराते हैं। एक नंबर चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट्स हैं, अगर वो हाइपरटेंसिव हैं, अगर उनको ब्लड प्रेशर उनके ज़्यादा रहते हैं, कंट्रोल नहीं रहता, उनको हाइपरलिपिडेमिया है, अगर उनको जैसे कुछ और रिस्क फैक्टर्स जैसे हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो ये और भी अनीमिया है, जैसे रक्त का कम होना हीमोग्लोबिन का बॉडी में, तो ये सिम्टम्स उनको और जल्दी आते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी और सीवियर होता है उनकी आंखों में। आपने भी एक बोला HbA1c। HbA1c HbA1c ये क्या होता है? HbA1c हमारे ब्लड में शुगर का कैसा कंट्रोल रहा है, उस हिसाब से हमारे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होते हैं हमारे ब्लड में। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो पेशेंट के लास्ट 3 मंथ के ऑलमोस्ट ब्लड शुगर कंट्रोल को दर्शाता है। तो बहुत बार पेशेंट सोचते हैं हमने एक प्रिक कराया, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है तो इट्स नॉर्मल, बट ऐसा नहीं होता। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूसली नॉर्मल, और वो जो नॉर्मल है वो जितना स्तर पे मेंटेन किया जाए, जो आपने स्पाइक्स की बात कही वो ना हो, उतना अच्छा उनके रेटिना के लिए। इनफैक्ट डायबिटीज़ रिलेटेड एनी डैमेज, जो मैंने आपको कहा कि माइक्रो एंजियोपैथी न्यूरोपैथी के फॉर्म में होगा, गुर्दे को डैमेज करेगा, किडनी को, वो सब बेटर रहते हैं, बेटर कंट्रोल में रहते हैं। मैम, अक्सर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स को ज़्यादा रिस्क रहता है, जो डायबिटिक वुमेन होती है उनको ज़्यादा रिस्क जी, होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमने ऐसे बात किया कि ये हीमोग्लोबिन और ब्लड के लीकेज की वजह से होता है, तो एज़ वी ऑल नो कि प्रेगनेंसी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का स्टेट है। बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ब्लड डायनामिक्स चेंज होता है, जिसमें कि हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन पेशेंट्स का कम हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, बहुत पेशेंट्स को देखेंगे हाई बीपी लेके प्रेजेंट करेंगे। तो जो ऑलरेडी नोन डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट्स हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ पेशेंट्स पर से जो डायबिटिक्स हैं और अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनमें तो बहुत ही हाई रिस्क है डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का, और इसलिए उनको इमीडिएटली जैसे पता चले प्रेगनेंसी, आंखों का जांच करना चाहिए। और हम एज रेटिना सर्जन कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी इलाज करना हो तो हम उन्हें पहले 3 महीने में कर दें, क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जाता है, ऐसा साइंस कहती है कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी और ज़्यादा वर्सन होंगे आगे के 6 महीनों में। और दूसरी बात होते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, जो ऐसे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, पर उनको
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है डायबिटीज़, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। जो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम है, पर फिर भी उनको रेटिना एग्जामिनेशन, अपनी आंखों के पर्दे का जांच एक रेटिना सर्जन से कराना मस्ट है। मैम ये यंग लोगों को भी होता है ये प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज़ एज रिलेटेड डिजीज नहीं है, स्पेशली टाइप 1 तो यंग में ही होता है, हमने बात किया, और टाइप 2 मिडिल एजड या ओल्ड में हो सकता है। तो इसीलिए एज इज नॉट अ फैक्टर, वो डिसाइड ही नहीं करता डायबिटिक रेटिनोपैथी में। अगर कोई समय को लेके फैक्टर है तो कितने साल से डायबिटीज है, कितने दिनों से पुअर कंट्रोल है, कितने दिनों से किडनी इफेक्टेड है पेशेंट का, कितने दिनों से उनकी हीमोग्लोबिन पुअर है, क्योंकि किडनी इफेक्ट होती है तो ग्रेजुअली उनका हीमोग्लोबिन भी कम रहने लगता है। तो कितने दिनों से हीमोग्लोबिन कम है, कितने दिनों से उनको न्यूरोपैथीज हो रही है, मतलब हाथ पैर में झंझनाहट आ रही है, ये सब डिसाइड करती हैं। ब्लड प्रेशर कैसा है, ये सब डिसाइड करती हैं, नॉट एक्चुअली की एज ऑफ द पेशेंट। लाइफस्टाइल मैम, लाइफस्टाइल कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, लाइफस्टाइल तो इज समथिंग दैट इज फॉर ग्रॉसली अगर हम बात करें तो डायबिटीज पेशेंट के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायबिटीज को हम कंट्रोल करेंगे तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये डायबिटीज को बहुत अच्छे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बिकॉज जैसा हमने बताया, डायबिटीज इज नॉट ओनली अबाउट ब्लड शुगर। ये सिर्फ ब्लड शुगर नहीं है जैसा हम समझते हैं। इसमें हमें ओवरऑल कंट्रोल अगर अच्छा अपने बॉडी का चाहिए कि बाकी सूक्ष्म वेसल्स ना डैमेज हो, तो हमें अपना ब्लड प्रेशर, अपनी हैबिट्स, जैसे कि हमें रोज सुबह क्या खाना है, वी डोंट बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, जैसा एक वेल डिफाइंड डाइट जो विटामिन ए, विटामिन ई, सी रिच हो, ये फूड में अपने ध्यान रखना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह रखें। सेकेंड चीज़ है कि हमारे एक्सरसाइज करना पेशेंट्स का लाइफस्टाइल में, तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। एक्चुअली डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए फर्स्ट थिंग इज डाइट, सेकेंड इज एक्सरसाइज, और थर्ड होता है मेडिसिन। तो ये फर्स्ट दो तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ही। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडिक्शन। तो ये एडिक्शन भी जो है ये हमें नहीं करना चाहिए, और ओवर ईटिंग एंड ऑल दैट जो जनरल है, मतलब डायबिटीज कंट्रोल के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अर्ली स्टेज में इनके सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, क्या रीजन है? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी जब हमारे पर्दे में होता है तो हमारा पर्दा का सेंटर का पार्ट, जिसको मैक्यूला कहते हैं, वो हमारी दृष्टि का मैक्सिमम भाग सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यूजुअली ब्लड के छींटे रेटिना की बाकी भागों में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक कि पेशेंट रेटिना सर्जन के पास जाके अपने पर्दे का एग्जामिनेशन ना कराए, तो पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखों में रेटिनोपैथी शुरू हो गया है। बट अगर पेशेंट को बाई चांस हेमरेज या सूजन मैक्यूला में आ जाए, जो सेंट्रल पार्ट है, तब उनके सिम्टम्स आते हैं, पर तब तक टाइम आ जाता है कि इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है पेशेंट को। तो इसीलिए हम एम ये होता है कि पेशेंट का पर्दा जांच पहले हो, जब उसकी हेमरेजेस या फिर रेटिनोपैथी के फीचर्स सेंट्रल पार्ट को ना इफेक्ट किए हों, और एक्चुअली बोले तो उनके विजन को ना इफेक्ट किए हों। तो जब पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है विजन वाइज, तो ही डायबिटिक रेटिनोपैथी का जांच आवश्यक है। मैम ऐसे कौन से साइंस हैं, मतलब साइन है जो पेशेंट इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कर देते हैं? हाँ, एज रेटिना सर्जन मैंने देखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो पेशेंट इग्नोर करते हैं वो होते हैं नियर विजन का पुअर होना, क्योंकि वो भी सडन, क्योंकि जब हम रेटिना में सूजन आता है तो सबसे पहले पेशेंट के नियर विजन कम होता है। तब पेशेंट जनरली यूजुअली इनके एक आंख में इफेक्ट आता है तो दूसरा आंख नॉर्मल होता है, तो पेशेंट को लगता है एक आंख से काम चल रहा है, जांच करा लेंगे। फिर अचानक से काला धब्बा आ जाना आंखों के बीचों बीच, उस समय भी कब हल्के सूजन में पेशेंट को दिख रहा होता है पर एक धब्बा आ जाता है, तब भी पेशेंट टेंड्स टू इग्नोर कर देते हैं। अचानक काला काला मक्खियों की तरह, जैसे आपने शुरू में एक केस बताया, मक्खियों की तरह आंखों के सामने आ जाना, जो एक ऐसा साइन है कि हेमरेज ब्लड के रेटिना में ना आकर अब विट्रस कैविटी में, जो आंख का गोला है, उसके अंदर आ गई है। तो ये एक सीवियर रेटिनोपैथी, जिसको हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उस स्टेज का इंडिकेटर है। तो इन सब बहुत छोटे साइंस को पेशेंट इग्नोर कर देते हैं, और जो अनफॉर्चुनेटली सबसे कॉमनली देखा जाता है कि पेशेंट को लगता है कि हम कल जांच कराएंगे, नेक्स्ट विजिट में कराएंगे, चलो ठीक है अभी कुछ दिन देख लेते हैं। इस वजह से पेशेंट के सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं और सही समय पे उपचार नहीं हो पाता। फ्लोटर्स और ब्लड विजन क्या होता है? फ्लोटर्स जो है वो है काले धब्बे या काले डॉट्स आंखों के सामने आना, जो कभी कभी हिल भी सकते हैं, आपकी दृष्टि के हिलाने के साथ हिल रहे होते हैं। और ब्लड विजन होता है रोशनी का कम हो जाना, दृष्टि का कम हो जाना।
तो ब्लर्ड विजन पेशेंट को जब होगा तो उसको तो उसकी जो एक्विटी होती है, विजुअल एक्विटी होती है, उसके पढ़ने की एबिलिटी है, वही कम हो जाएगी। लेकिन फ्लोटर्स में क्या होता है, पेशेंट सब काम कर पाएंगे, बस उनको कुछ मक्खी जैसा लगेगा कि आंखों के दृष्टि के जो दायरा है उसमें आ रहा है, घूम रहा है, काला काला बादल की तरह आ रहा है। तो मैम ये अगर एक बार विजन चला गया, ये वापस आ सकता है? देखिए, अगर हम सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करें तो विजन अगर टोटली चला गया, तो टोटली बहुत ग्रॉस टर्म है। अगर विजन चला गया, जैसे कि पास का धुंधलापन हो रहा है, पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, या बीच में एक धब्बा आ रहा है, तो मोस्टली ये सूजन की वजह से होता है। तो उसके लिए हम पर्दे का एग्जामिनेशन देख के, अगर रेटिना सर्जन को लगे कि उसमें क्या इलाज है, हम डिसाइड करते हैं। और मोस्टली, हर बार तो नहीं, लेकिन नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज में डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा जिसको हम कहते हैं, उस सूजन को हम इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं। मैम एक ऐसा केस आपका बताइए, एक ऐसा पॉजिटिव केस जिसका आपने लेजर किया हो या सर्जरी की और उसकी आंख पूरी तरह से ठीक हो गई हो। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले ही, हमारी एक पेशेंट है जो कि एक्चुअली एक स्कूल टीचर हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम आई एग्जामिनेशन को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो वो, उनको बहुत दिन से फ्लोटर्स आ रहा था, काले काले धब्बे उनकी आंखों में आ रहे थे, पर वो नहीं आई दिखाने। और इस बीच एक और प्रॉब्लम होता है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ कि वो जब तक सोचते हैं हम आंख दिखाने जाएं, तो क्योंकि उनके साथ उनके शरीर के बाकी हिस्सों में भी इतने प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, जैसे कि उनका किडनी इन्वॉल्व हो गया, तो उन्होंने इमीडिएटली सोचा कि मैं जाके वेलोर में दिखा लूँ। तो वो गई, वहाँ पे वो पूरे टाइम व्यस्त रही अपनी किडनी के इलाज में, और उसके बाद फिर लकीली वो 1 महीने के बाद यहाँ पे आ गई। और फिर हमने, उनका किडनी बिल्कुल स्टेबल था, और इसीलिए उनका आई स्टेबल था। हमने देखा कि उनको पर्दे में उनके सूजन आ गया था, और हमने उनको इंजेक्शंस दिए। एक आँख में तो हमने उनको इंजेक्शंस दिए, और 3 इंजेक्शंस के बाद वो बिल्कुल अच्छी हो गई। बहुत बार-बार इंजेक्शन देना पड़ता है, पर वो इतनी इंजेक्शंस के बाद ही अच्छी हो गई। दूसरे आँख में वो 1 साल के बाद पूरा खून भर गया उनकी आँखों में, और फिर वो आई, हमें सर्जरी करना पड़ा उस आँख में। हमने उस आँख में उनको पहले से लेज़र करके रखा था, क्योंकि वो शुरू में हमारे चिकित्सा में थी, तो उनका उसको बहुत लाभ हुआ। जब हमने सर्जरी किया तो उनकी विज़न बहुत 90% उस आँख में भी वापस आ गई। तो अभी वो बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना टीचिंग प्रोफ़ेशन कर पाती हैं, और हमेशा रेगुलर चेकअप पे रहती हैं। अपना शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल में रखती हैं। तो दिस वाज़ अ वेरी गुड रिज़ल्ट हमें उनके केस में मिला। तो शायद उनके टीचर होने का और समय पे आने का, मिलने का उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मैम ये दोनों आँखों में एक साथ होता है या सिंगल-सिंगल? देखिए, यूजुअली डायबिटीज़ क्योंकि हमारे शरीर की बीमारी है, तो वो दोनों आँखों में एक साथ ही इन्वॉल्वमेंट करती है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सेम इन्वॉल्वमेंट होता है, सिमिलर इन्वॉल्वमेंट होता है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक आँख को लेज़र की ज़रूरत है, पर एक को सिर्फ़ इंजेक्शन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि एक आँख में ब्लड सप्लाई कम हो रहा हो, किसी कार्डियक डिज़ीज़ की वजह से, कैरोटिड आर्टरी के ब्लड फ्लो की वजह से, तो उन केस में एक आँख में ज़्यादा सीवियर हो सकता है और दूसरे में कम सीवियर होता है। और डायलेटेड आई एग्ज़ाम, ये क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने आँख को एक कैमरा की तरह से समझें, तो प्यूपिल हमारे आँखों का शटर है। वो जैसे हम बहुत ब्राइट लाइट में जाते हैं तो वो छोटा हो जाता है, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। पर वो हमारा, और पर्दा हमारे आँख का सबसे अंदरूनी भाग है। तो अगर हम पर्दा या रेटिना का जाँच करना चाहते हैं तो हमें प्यूपिल से करना होता है। पर क्योंकि प्यूपिल छोटा है तो हम पूरे पर्दे का जाँच नहीं कर पाते। इन दैट केस हमें पेशेंट्स के आँखों में ड्रॉप डालकर प्यूपिल को बड़ा करना होता है, जिसको डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल कहते हैं। और डायलेटेड आई एग्जामिनेशन के बाद 3-4 घंटे पेशेंट थोड़ा धुंधला दिखते हैं, इसमें कोई डर की बात नहीं है, पर ये बहुत ही आवश्यक है रेटिना के पर्दे के कंप्लीट जांच के लिए। तो इसको अवश्य कराएं और इससे ना घबराएं। ओसीटी स्कैन क्या होता है मैम? ओसीटी स्कैन एक्चुअली एक ऐसा स्कैन है जिससे हम पर्दों के लेयर बाय लेयर पर्दा को देख पाते हैं, और ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब कि हमें कुछ इंजेक्शन या कुछ नहीं लगाना पड़ता। ये जस्ट एक फोटोग्राफ है रेटिना का, और इससे हमें बहुत फायदे होते हैं एज रेटिना सर्जन। जैसे कि हम कितना सूजन है, कहाँ एग्जैक्टली सूजन है, इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को कितने फायदे हुए सूजन में, और हम उनको फिर बता पाते हैं कि प्रोग्नोसिस या फिर इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। हम इवन इंजेक्शन का सिलेक्शन कर पाते हैं इसके बेसिस पे। तो ये हम बहुत बार पेशेंट को जो ऑन इंजेक्शन है उसको हर महीने हर इंजेक्शन के पहले लगाते हैं, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि उनको कितने इंजेक्शंस लगेंगे, अब इंजेक्शंस लगेंगे कि नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डायबिटिक रेटिनोपैथी, खासकर मैक्यूलर एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए। कितनी फ्रीक्वेंसी से डायबिटिक पेशेंट को आई चेकअप करवाते रहना चाहिए? देखिए, अगर एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर कोई पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, और तो एक बेसलाइन एग्जामिनेशन तो सबको कराना है
कि एटलीस्ट, क्योंकि मैंने कहा कि सिम्टम्स नहीं देते पेशेंट्स को, जब सिम्टम्स देते हैं तो लेट हो चुका होता है। तो हमें हर पेशेंट को जो डायबिटिक है एक बेसलाइन एग्जामिनेशन करना है, और जो नेक्स्ट टेस्ट है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर हम देखते हैं कि आंखों में कोई खून का छींटा नहीं है तो हम उनको बोलते हैं आपको कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है, आप सालाना आ सकते हैं। पर अगर कुछ भी खून का छींटा है और उनके बाकी पैरामीटर्स कंट्रोल में नहीं है तो हम उनको थोड़ा जल्दी बुलाते हैं, ताकि अगर प्रोग्रेस हुआ हो तो हम उसका समय से इलाज कर सके। पर यूजुअली क्या होता है ना कि ये पेशेंट्स प्रेजेंट ही बहुत लेट करते हैं। पेशेंट्स फर्स्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। मैम, सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से इस डिजीज को रोका जा सकता है? नहीं, सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल इस डिजीज को नहीं रोक सकती है। मैंने जैसे आपको बोला कि ये बहुत ही क्यूमुलेटिव है। इसके साथ ब्लड प्रेशर, कार्डियक, हार्ट का आपका हेल्दी होना, आपके किडनी का हेल्दी होना, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना, आपको एडिक्शन नहीं होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ओवरऑल डिसाइड करती है। मैम, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं आई का, अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हुआ हो तो ये पेनफुल होता है और ये काम कैसे करता है लेज़र ट्रीटमेंट? लेज़र ट्रीटमेंट एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूं कि हम क्यों करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि सूक्ष्म नलियों के, खून की नलियों के शुरू में लीक होने के और बाद में ब्लॉक होने के कारण पर्दे में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो जिस एरिया में ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है उन एरियाज का हम लेज़र करते हैं, और ये लेज़र करके हम पर्दे को हमेशा के लिए सिक्योर कर देते हैं। क्योंकि अगर ये एरियाज लेजर्ड होंगी तो फिर उनमें खून आने के चांसेस जीरो तो नहीं होते पर कम हो जाते हैं। ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हल्का, मतलब दर्द तो बहुत नहीं होता, पेशेंट पे डिपेंड करता है, पर यूजुअली बहुत अच्छा पेशेंट टॉलरेट करते हैं। और कुछ एहसास हो सकता है कि हाँ कुछ प्रोसीजर हो रहा है, हल्की गर्माहट लग रही है, पर दर्द नहीं होता, और हम इसे बहुत सिटिंग्स में करते हैं। पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोर्स बिल्कुल बदन देने वाला इलाज है, क्योंकि इसको कराने से हम पर्दा प्रोलिफरेटिव स्टेज में, जो मैंने आपको बोला लास्ट स्टेज है डायबिटिक रेटिनोपैथी का, उसमें पेशेंट का विजन हमेशा के लिए सिक्योर कर सकते हैं ऐसा करके। तो मैम, ऐसा एक एक नेगेटिव केस बताइए कि आपने ट्रीटमेंट भी किया हो, पर पेशेंट ने ध्यान नहीं रखा तो उसकी आईसाइट चली गई। एक नेगेटिव थोड़ा रिपोर्ट की तरफ जाएँ तो मैं एक केस आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक पेशेंट थे जो कि हमारे पास जब पहली बार आए तो उनको पता भी नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है, पर उनका आँख प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब जो मैंने आपको कहा कि लास्ट स्टेज होता है जिसमें कि विजन को बचाना मुश्किल हो जाता है अगर समय पे इलाज ना किया जाए, उस स्टेज पे आए थे। और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स के आँखों में अचानक से खून आ सकता है, पर्दा खिसक सकता है। तो हमने उनको इमीडिएटली लेज़र के लिए एडवाइस किया था और हमने ही डायग्नोस किया कि उनको डायबिटीज़ है। पर जब उनके सारे ब्लड टेस्ट हुए तो पता चला कि उनको किडनी में भी इश्यू है और उनका क्रिएटिनिन बहुत हाई था। तो इस दौरान वो अपनी इलाज के लिए रांची से बाहर चले गए, और आँखों पर वो ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि उनकी दृष्टि उस समय उतनी बुरी नहीं थी। तो जब वो हमारे पास 1 साल बाद आए, तब उनकी दृष्टि बिल्कुल एक आँख में कम हो चुकी थी और वो ऑलरेडी ऑन डायलिसिस थे। तो हमने उस समय, वो जो दृष्टि कम थी जब हमारे पास आए तो 6 महीने से कम थी। तो प्रोलिफरेटिव स्टेज जो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का, उसमें अगर इलाज पेशेंट का समय पे एकदम तुरंत किया जाए तो विजन बचा सकते हैं, पर अगर ये बहुत लंबे समय से कम है तो मुश्किल हो जाता है। मतलब हम रोशनी को रोक सकते हैं और लॉस होना, पर कुछ इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, पर 100% इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास 1 साल बाद आए और ये लॉस ऑफ विजन भी उनका 6 महीने से था। तो हमने उनका इलाज किया, लेज़र किया, उनकी सर्जरी भी की, उनकी विजन स्टेबल हो गई है। बट अभी भी उनके एक आँख में तो काफ़ी कम विजन है और दूसरे आँख में वो एटलीस्ट चल फिर पाते हैं। जो वो पहली बार आए थे तो हमारे 2 लोग पकड़ के उनको लाते थे हमारी ओपीडी में, तो एटलीस्ट वो घुस पाते हैं, बट हॉस्पिटल में एंटर कर पाते हैं, खुद से चल पाते हैं। बट हमने उनको उतनी दृष्टि हम नहीं दे पाए समय खोने की वजह से कि वो पढ़ पाएँ या अपने डेली कार्यक्रम खुद कर पाएँ। विट्रेक्टोमी सर्जरी क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? या डायबिटिक रेटिनोपैथी 2 स्टेज में होता है, नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज में यूजुअली हम पेशेंट्स को सिर्फ शुगर कंट्रोल और बाकी पैरामीटर्स कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। पर अगर प्रोलिफरेटिव स्टेज में चला गया तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमने अर्ली देखा तो हम उसको सिर्फ लेज़र करके इलाज कर सकते हैं, कभी-कभी इंजेक्शंस दे के भी। पर अगर लेट से पेशेंट आए और उनकी आँखों में हेमरेज हो गया या फिर पर्दा खिसक गया तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। इस सर्जरी का नाम विट्रेक्टमी है, क्योंकि हमारे आँख का गोला अंदर एक फ्लूइड से भरा हुआ है जिसको विट्रस कहते हैं। तो हम उस फ्लूइड को साफ करते हैं और उस फ्लूइड को साफ करके पर्दा को सुरक्षित करते हैं।
जिसमें हेमरेज हो तो वो भी साफ करते हैं, पर्दे को अच्छे से बिठाते हैं। इसको विट्रेक्टमी कहते हैं। मैम ये कितने टाइम के बाद रिकवर हो जाता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी या विट्रेक्टमी नहीं, के बाद? विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी सर्जरी के बाद यूजुअली, क्योंकि ये बहुत सीवियर प्रोलिफरेटिव स्टेज में किया जाता है, तो रिकवरी में हफ्ते लग जाते हैं, और कितनी रिकवरी होगी वो भी हम पेशेंट्स को पहले बता देते हैं, क्योंकि जो पेशेंट बहुत समय पे आ गए हों, जैसे कल विजन कम हुआ हो या 1 महीने अंदर हुआ हो, तो हम उनको ऑलमोस्ट पूरी दृष्टि वापस दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत अंतराल से, लंबे समय से, 1 साल से नहीं देख पा रहे हैं, उनकी विट्रेक्टमी करके भी रोशनी पूरी 100% इम्प्रूव नहीं होती, तो हम ये सब उनको पहले बता देते हैं, और जो भी हो, इस इलाज के बाद उनको इम्प्रूव होने में हफ्ते से महीने का समय लग जाता है। आइडियल ब्लड शुगर रेंज क्या होना चाहिए आई प्रोटेक्शन के लिए? आई प्रोटेक्शन के लिए आइडियल, मतलब आइडियल ब्लड शुगर नॉट ओनली फॉर आई प्रोटेक्शन, हर कंडीशन के लिए आइडियल ब्लड शुगर बोल के कोई ऐसा एकदम पिन पॉइंट हम नहीं कह सकते, बट हम ग्रॉसली पेशेंट को ऐसे समझाते हैं कि 130 से खाली पेट, 130 से कम होना चाहिए खाली पेट शुगर, और खाना खा के 180 से 200 से कम के करीब कम होना चाहिए। बट फिर मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ ये पैरामीटर्स नहीं है, स्पाइक्स रोकना है, पेशेंट्स का शुगर स्पाइक्स और बाकी फैक्टर्स को भी कंट्रोल में रखना है। मैम अगर आप डाइट बताना चाहें तो ऐसे कौन से डाइट लेने चाहिए शुगर पेशेंट को? देखिए, सबसे पहले तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मैं कहूँगी कि आप अपने शुगर को कंट्रोल रखें, उस हिसाब से डाइट लें, जो डायबिटिक डाइट जिसको हम कहते हैं। अब सेकेंडली, अगर आपको रेटिनोपैथी है या फिर रिस्क है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पेशेंट को ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच, मतलब कुछ विटामिन रिच टैबलेट्स देते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, डी जिसमें होती है, सी होती है, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये सब हम देते हैं। ये सब प्रोटेक्टिव हैं, देखा गया है आंखों के लिए। बट देन अगेन, इसका ये मतलब नहीं है, मैसेज नहीं है कि विटामिन टैबलेट्स आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी को अच्छे कर सकते हैं। ये मोस्टली आपके ब्लड शुगर पे डिपेंड करता है, और उस हिसाब से डाइट लेना चाहिए कि ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल हो, और तभी हम इससे बच सकते हैं। मैम मिथ्स और रियलिटी की बात करें तो लोग बोलते हैं कि मुझे विजन प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। ये किस हद तक सही है? देखिए, अगर ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथिक पेशेंट्स को पर्दे का लकीली जो सेंटर का पार्ट है वो इफेक्ट नहीं होता, तो उनका विजन भी इफेक्ट नहीं होता। उनके पर्दे का बाकी भाग जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, और इनफैक्ट कभी कभी प्रोलिफरेटिव स्टेज तक चला जाता है, जब उसको फिर वापस इलाज के बिना नॉर्मल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अगर पेशेंट को अच्छा दृष्टि है, तो ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो सबके दिमाग में है, मन में है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप डायबिटिक हैं तो अपना रेटिना जांच अवश्य एक बार कराएं। मैम कई बार लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है या फिर आँखों में बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑलरेडी भार दे दिया है, तो उन्हें लगता है कि कुछ इश्यू हो रहा है आँख में, तो वो नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर जाके आई ड्रॉप लेके आँखों में डाल लेते हैं। तो ये कितना सही है लोगों के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो इट्स बेटर कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें, और ड्रॉप्स तो कभी भी ओवर द काउंटर, मतलब जाके फार्मेसी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रॉप्स हैं जो आंखों को अच्छा करें या ना करें वो बुरा ज़रूर कर देते हैं, और हम इन एंड आउट ऐसे पेशेंट्स देखते हैं अपने ओपीडी में। तो मैं बिल्कुल इसको डिस्करेज करती हूँ और आपको एडवाइस करूँगी ऐसा ना करें। और डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए एक मैं टिप बस दूंगी कि अगर आपका विजन, आँख में भारीपन आना, आँखों में अचानक धुंधलापन आना थोड़ी देर के लिए है, फिर ठीक हो जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये ड्राई आई स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है। पर अगर ये परसिस्टेंट है, मतलब आज है, सो के उठे सुबह फिर भी है, और परसिस्टेंटली है, एक आंख बंद करके आप चेक कर रहे हैं तो एक काला धब्बा है या फिर रोशनी में कमी है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ मोस्टली डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर आप डायबिटिक हैं, नॉट ऑलवेज, तो आपको ज़रूर जांच कराना है अपनी आंखों का। डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेके लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेकर सबसे बड़ी गलती ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स, एक तो नहीं, मैं कुछ 2-3 गलतियां बोलूंगी एक्चुअली। कि पहली गलती तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपना पर्दा जांच नहीं कराते, वो जाके चश्मा ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमें अच्छा दिखने लगा, काम चल गया, तो रेटिना जांच नहीं हो पाता। द्वितीय, कि बहुत बार पेशेंट्स को सिम्टम्स आता है जो आपने भी एक्चुअली, हमने क्वेश्चन में पहले आंसर किया, वो
जो कुछ भी रोशनी का कम हो जाना, धुंधलापन आना, मक्खी जैसा घूमना, उनको इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं एक आँख ठीक है, दूसरे से काम चल रहा है। और तीसरी जो गलती है कि जब डायबिटिक पेशेंट्स बहुत मतलब परेशान होते हैं, उनके शरीर का बाकी भाग भी उनका साथ नहीं दे रहा होता है, वो डायलिसिस पे होते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, नेफ्रोपैथी हो रही है, नसों में प्रॉब्लम आ रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो वो आँख का अपना जाँच जो है ना बैक सीट ले लेता है, वो नहीं कराते। उनको लगता है कि ठीक है, काम चल रहा है, जबकि वो भी जान रहे होते हैं कि आँखों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बिल्कुल ना करें, जब आपके पूरे शरीर का सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, तो आँख भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो उस समय आँख का जाँच कराना और साथ ही साथ उसका इलाज कराना बहुत ही आवश्यक है। बहुत पेशेंट्स अपनी रोशनी बस इस वजह से ही खो देते हैं क्योंकि वो बाकी सिस्टम्स के इलाज में अपने शुगर को कंट्रोल करने का वेट करते रहते हैं और हम मीनवाइल उनको कोई इलाज वो नहीं कराते। तो ये शुगर कंट्रोल करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर ट्रीटमेंट समय पे लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, अब अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक वार्निंग या एक एडवाइस देना चाहेंगे अपनी आई साइट बचाने के लिए, तो वो क्या होगी? देखिए, अगर आज के टॉपिक से पर्टेनिंग इस टॉपिक के बारे में लेके अगर मैं बात करूँगी, तो मैं इन जनरल सब लोगों को कहूँगी कि दृष्टि है तो जीवन है, तभी आपके जीवन में रंग है, रोशनी है। तो इसका ध्यान रखें और इसका ध्यान रखना सिर्फ़ चश्मा पहनना नहीं है। हर 40 साल से ऊपर के पेशेंट्स या फिर जो पेशेंट्स चश्मा पहनते हैं, स्पेशली मोटा चश्मा, वो अपनी आँख का जाँच अवश्य कराएँ। 40 इयर्स के बाद एनुअली, सालाना। और जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं या कोई भी उनको अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी ही पर्दे को नहीं इफेक्ट करता। एनीमिया होना, खून का कम होना शरीर में, किडनी का डैमेज होना, नेफ्रोपैथी होना जो पेशेंट्स डायलिसिस में हैं, या हार्ट डिजीज़ होना, या फिर किसी और पार्ट में शरीर के इन्फेक्शन होना, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो तो अपना जब भी वो पहला अपॉर्चुनिटी मिले उनको आई सर्जन से ज़रूर मिलें और अपना रेटिना जांच अवश्य कराएं। थैंक यू सो मच मैम। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी पे था, और बहुत ही बेसिक से सवाल और उसके बहुत ही बेसिक से आंसर्स जो हमें और आपको, हम सबको पता होने चाहिए। तो इससे जुड़े आपके भी कुछ सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक जवाब पहुंचाने का। धन्यवाद। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।